सोचिए, अगर सपनों को विचारों में बदलने की और फिर उन विचारों को हकीकत में बदलने की शक्ति हमारे अंदर ही हो तो। और क्या हो अगर किसी देश की सबसे बड़ी दौलत, मतलब उसके तेल के कुएं या सोने की खदानें नहीं, बल्कि उसके करोड़ों युवाओं का दिमाग हो। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो इसी शक्ति को, इसी पावर को जगाने का एक ब्लूप्रिंट देती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी किताब इग्नाइटेड माइंड्स पर। हाँ, और इसका पूरा शीर्षक है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, यानी भारत के भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करना। और आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ इस किताब को दोहराना नहीं है। देखिए, डॉक्टर कलाम ने ये किताब 2020 के भारत को ध्यान में रखकर लिखी थी। आज हम उस भविष्य में जी रहे हैं। सही बात है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके दिए गए नक्शे में से क्या क्या आज भी प्रासंगिक है और किन चुनौतियों के लिए हमें शायद नए रास्ते खोजने होंगे। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य से होती है। अच्छा। ये किताब किसी बड़े नेता या वैज्ञानिक को नहीं, बल्कि 12वीं क्लास की एक छात्रा स्नेहल ठक्कर को समर्पित है। अरे वाह, इसकी कोई खास वजह? हाँ, जब डॉक्टर कलाम ने छात्रों से पूछा हमारा असली दुश्मन कौन है, तो स्नेहल का जवाब था गरीबी। गरीबी। और ये जवाब ये इस पूरी किताब की आत्मा बन गया। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जिसने डॉक्टर कलाम को अंदर तक हिला दिया था। हाँ, 30 सितंबर 2001 को वो झारखंड में एक हेलीकॉप्टर में थे जो क्रैश होते होते बचा। और उस रात इस अनुभव के बाद उन्हें एक बहुत ही असाधारण सपना आया। ये कोई आम सपना नहीं था। उन्होंने खुद को पूर्णिमा की रात में एक विशाल रेगिस्तान में खड़ा पाया और उनके साथ 5 महान आत्माएं थीं। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सम्राट अशोक, अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर। जी। ये 5 लोग ही क्यों? मतलब एक सम्राट, एक वैज्ञानिक, 2 राजनेता और एक खलीफा। ये चुनाव हमें कलाम साहब की अपनी सोच के बारे में क्या बताता है? देखिए, ये सवाल ही इस किताब का सार है। ये कोई रैंडम चुनाव नहीं था। हर व्यक्ति एक स्तंभ का प्रतीक है। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के विनाश के बाद अहिंसा धर्म को अपनाया, वो शासन की नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। और लिंकन और खलीफा उमर? वो सामाजिक न्याय और नैतिक नेतृत्व की। महात्मा गांधी आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक सोच के। तो कलाम के लिए एक महान राष्ट्र का निर्माण इन्हीं 5 स्तंभों पर होता है। बिल्कुल। विज्ञान, अध्यात्म, न्याय, नैतिक शासन और सामाजिक जिम्मेदारी। उस सपने में हुई बातचीत भी बहुत गहरी थी। आइंस्टाइन कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया एक शानदार जहाज की तरह है जिसमें सब कुछ है सिवाय कंपास के। आज भी उतनी ही सच है। मेरे ख्याल से तो आज और भी ज्यादा सच है। देखिए, तकनीक और समृद्धि तो बड़ी है, लेकिन क्यों और किस लिए का सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। कलाम साहब इसी सपने के माध्यम से ये नींव रखते हैं कि सच्ची प्रगति के लिए सिर्फ रॉकेट बनाना काफी नहीं है, आपको एक नैतिक और आध्यात्मिक दिशा की भी उतनी ही जरूरत है। मतलब विज्ञान आपको शक्ति दे सकता है, पर उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है ये अध्यात्म बताता है। और इसी सपने ने कलाम साहब की सोच में एक बड़ा बदलाव ला दिया। हाँ, उन्होंने तय किया कि उनका मिशन अब भारत की युवाओं के साथ काम करना होगा। वो देश भर के स्कूलों में गए, करीब 40,000 छात्रों से मिले। और त्रिपुरा में एक छात्र ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद हर युवा के मन में होता है, हमें एक रोल मॉडल कहाँ से मिलेगा? सही। और कलाम साहब का जवाब बहुत ही जमीनी था। उन्होंने किसी बड़े सेलिब्रिटी या नेता का नाम नहीं लिया। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र तक सबसे अच्छे और सबसे जरूरी रोल मॉडल 3 लोग होते हैं, माता, पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। अच्छा। उनका मानना था कि यही वो त्रिकोण है जो एक बच्चे के अंदर एक मजबूत मूल्य प्रणाली यानी वैल्यू सिस्टम का निर्माण करता है। ये सुनने में तो बहुत प्रेरक लगता है कि माता पिता और शिक्षक ही असली रोल मॉडल हैं, लेकिन क्या आज की दुनिया में ये सच है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब बच्चे अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, तो क्या कलाम साहब का ये त्रिकोण अभी भी उतना प्रभावी है? देखिए, चुनौती निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। आज बच्चों के सामने हजारों तरह के बाहरी प्रभाव हैं, लेकिन कलाम साहब की बात की जड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। वो कैसे? बाहरी दुनिया आपको क्या बनना है इसके विकल्प दे सकती है, एक यूट्यूबर, एक गेमर, एक डॉक्टर, लेकिन कैसा इंसान बनना है, ईमानदार, मेहनती, दयालु, इसकी नींव तो आज भी घर और स्कूल में ही रखी जाती है। वो मूल्य प्रणाली ही तय करती है कि बच्चा बाहरी प्रभावों का इस्तेमाल कैसे करेगा। कलाम का जोर उस नींव पर था।
और बच्चों के सवाल दिखाते हैं कि वो नींव कितनी रचनात्मक हो सकती है। हाँ, जैसे असम में एक छात्र ने उनसे पूछा, सर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो हर साल असम में बाढ़ लाता है, उसे पाइपलाइन से राजस्थान या तमिलनाडु क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्या बात है, ये सवाल उस बच्चे के खुले दिमाग को दिखाता है। बिल्कुल, वो राजनीतिक सीमाओं, बजट की कमी, ये वो नौकरशाही की बाधाओं के बारे में नहीं सोच रहा, वो सीधे समस्या और समाधान को जोड़ रहा है। यही तो प्रज्वलित मन यानी इग्नाइटेड माइंड्स थे। हाँ, वो दिमाग जो संभावनाओं को देखते हैं, समस्याओं को नहीं। बिल्कुल। एक और बच्चे ने पूछा, क्या आपकी अग्नि मिसाइल अमेरिका तक पहुंचेगी? और कलाम का जवाब भी उतना ही शानदार था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, अग्नि हमारी ताकत का प्रतीक है और ताकत का इस्तेमाल दोस्तों के खिलाफ नहीं बल्कि खुद की रक्षा और सम्मान के लिए किया जाता है। अमेरिका हमारा दोस्त है। ये जवाब सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन का था। और यही बात उन्हें बाकी वैज्ञानिकों से अलग करती थी। वो तकनीक को सिर्फ एक उपकरण के तौर पर नहीं देखते थे, वो उसे राष्ट्रीय आत्मविश्वास से जोड़ते थे। उनका मानना था कि जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे, दुनिया हम पर यकीन नहीं करेगी। और ये आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपनी समस्याओं के समाधान खुद ढूंढते हैं। जैसा कि आनंद के उस बच्चे ने कहा था कि हमारा दुश्मन गरीबी है। बिल्कुल। तो अगर बच्चों के पास इतने बड़े विचार हैं, तो उन्हें हकीकत में बदलने के लिए किस तरह के गुरुओं और वैज्ञानिकों की जरूरत है? कलाम साहब इस पर भी रोशनी डालते हैं। बहुत जोर देती हैं, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त से लेकर श्रीनिवास रामानुजन तक। लेकिन वो 1920 के दशक को भारतीय विज्ञान का स्वर्ण युग कहते हैं। जी, और इसका कारण बहुत दिलचस्प है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता आंदोलन ने देश में एक ऐसी ऊर्जा पैदा की जिसने सीवी रमन, मेघनाथ साहा और जेसी बोस जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए। हाँ, ये हीनता की भावना को खत्म करने की बात थी जो गुलामी के दौर से आई थी। ये बहुत दिलचस्प है। क्या आज के आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के पीछे भी कहीं ना कहीं वही भावना काम कर रही है कि हम किसी से कम नहीं है, हम खुद कर सकते हैं? निश्चित रूप से भावना वही है, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की। कलाम उन संस्था निर्माताओं को याद करते हैं जिन्होंने इस भावना को हकीकत में बदला, जैसे डॉक्टर होमी भाभा। हाँ, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, और डॉक्टर डीएस कोठारी, जिन्होंने रक्षा विज्ञान को एक नई दिशा दी। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ लैब में काम नहीं किया, नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाएं खड़ी की जो पीढ़ियों तक वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहें। और इन्हीं में से डॉक्टर साराभाई से जुड़ा एक किस्सा है जो विज्ञान और अध्यात्म के संगम की एक अद्भुत मिसाल है। हाँ, ये किस्सा केरल के थुम्बा का है। 1962 में भारत के पहले रॉकेट लॉन्च स्टेशन के लिए सबसे अच्छी जगह एक चर्च और बिशप के घर की जमीन थी। जाहिर है सरकार के लिए उस जमीन का अधिग्रहण करना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। बिल्कुल। तब डॉक्टर साराभाई ने एक असाधारण कदम उठाया। वो सीधे बिशप रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने चले गए। एक वैज्ञानिक एक बिशप से जमीन मांगने, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। थी, लेकिन उन्होंने कोई ब्यूरोक्रेटिक तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने बिशप को विज्ञान का मिशन समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे ये काम मानवता के भले के लिए है। अगले दिन रविवार की प्रार्थना सभा में बिशप ने अपनी कलीसिया के सामने एक सवाल रखा। क्या सवाल था? उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, एक महान वैज्ञानिक हमारे चर्च और मेरे घर को विज्ञान के काम के लिए मांग रहे हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज करना है और इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना है। हाँ, और फिर उन्होंने पूछा, तो क्या हम विज्ञान के इस महान मिशन के लिए ईश्वर का घर दे सकते हैं? और लोगों का जवाब? पूरी सभा ने एक सुर में जोर से कहा, आमीन। कमाल है। और इस तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत एक चर्च के ऑल्टर से हुई। ये कहानी कलाम के दर्शन का केंद्र है कि जब लक्ष्य महान हो और नीयत साफ हो तो विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बन जाते हैं। बिल्कुल। ये कहानी अविश्वसनीय है, लेकिन कई लोग आज भी विज्ञान और अध्यात्म को दो अलग अलग दुनिया मानते हैं। क्या कलाम साहब का ये नजरिया सिर्फ एक आदर्शवादी सोच थी? नहीं, ये एक बहुत गहरा सवाल है। कलाम के लिए ये आदर्शवाद नहीं बल्कि व्यवहारिकता थी। वो अपनी यात्राओं में सिर्फ वैज्ञानिकों से नहीं बल्कि कई आध्यात्मिक गुरुओं से भी मिले। उन्होंने स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज से मुलाकात की
और उन्हें भारत को विकसित बनाने के लिए अपने 5 सूत्री विजन के बारे में बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार और इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, और स्वामी जी ने उनके विजन की सराहना की, लेकिन उसमें एक छठा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा। वो क्या था? ईश्वर में विश्वास और आध्यात्मिकता के माध्यम से लोगों का विकास। उनका तर्क बहुत सीधा था। क्या? उन्होंने कहा कि अगर लोगों में नैतिक मूल्य और ईमानदारी नहीं होगी तो सबसे अच्छी सड़कें, सबसे तेज इंटरनेट और सबसे आधुनिक अस्पताल भी भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भेंट चढ़ जाएंगे। सही बात है। उन्होंने पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान और अपराविद्या यानी सांसारिक ज्ञान को साथ लेकर चलने की बात कही। और ये सोच सिर्फ एक परंपरा तक सीमित नहीं थी। कलाम अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए, कांची के शंकराचार्य से मिले और माता अमृतानंदमयी से भी, और हर जगह उन्हें एक ही सार मिला, शांति, सद्भाव और मानव सेवा। कांची के परमाचार्य का एक किस्सा तो वो तो भारत की मिलीजुली संस्कृति का सार है। हाँ बिल्कुल। उनके मठ के पास एक पुरानी मस्जिद थी। कुछ अधिकारियों ने उसे दूसरी जगह बनाने का फैसला किया ताकि दोनों जगहों पर आने जाने वालों को सुविधा हो। लेकिन परमाचार्य ने इसका कड़ा विरोध किया। जी। उन्होंने विरोध क्यों किया, जबकि इससे तो उनके मठ को ही फायदा होता? उन्होंने कहा, जब सुबह 4:30 बजे मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो ये मेरे लिए मेरे दिव्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। अरे वाह! उन्होंने उस मस्जिद को हटाने से रोक दिया। ये किस्सा आज के माहौल में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ये दिखाता है कि सह अस्तित्व का मतलब सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रेरणा लेना है। बिल्कुल। कलाम इसी को भारत की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। तो आज की इस चर्चा से हमने डॉक्टर कलाम के शक्तिशाली विचारों के नक्शे को समझा, एक विकसित राष्ट्र का साझा सपना, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी प्रज्वलित मनों यानी युवाओं की है। हाँ, प्रेरणा देने वाले रोल मॉडल की जरूरत, और सबसे बढ़कर वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिक ज्ञान का वो संतुलन जो एक कंपास की तरह देश को सही दिशा दे। इग्नाइटेड माइंड्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। ये उस नकारात्मकता और हीनता की भावना को तोड़ने का आह्वान है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकती है। ये हमें याद दिलाती है कि समाधान बाहर से आयात नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, हमें अमेरिकी या जापानी समाधानों की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी जरूरतों के हिसाब से भारतीय समाधान खुद खोजने होंगे। डॉक्टर कलाम ने ये किताब 2020 के भारत के एक सपने के साथ लिखी थी। आज हम उस भविष्य में जी रहे हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमने उनका सपना पूरा किया या नहीं। असली सवाल ये है, उनके दिए गए इस नक्शे के कौन से हिस्से आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और किन जगहों पर आज के जटिल भारत के लिए हमें एक नया रास्ता, एक नया नक्शा बनाने की जरूरत है।